नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल तैयारी 24x7 में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है यह एक टेस्ट सीरीज के तौर पे मैं वीडियो लेके आया हूं और इस टेस्ट सीरीज में आपके लिए 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सभी सब्जेक्ट को मिलाकर इसमें शामिल किया गया है। तो आप इस टेस्ट को देखें, टेस्ट सीरीज को पूरा से समझें। आप ये पता करें कि इस क्वेश्चन में आप कितना पहले से जानते थे और उसके बाद कमेंट जरूर करिएगा कि इस टेस्ट सीरीज में आप पहले से कितने क्वेश्चन को अपने मन से जानते थे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के वीडियो में हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है भारत के ट्रेन में ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एटीएम लगाने वाला पहला भारत का बैंक कौन सा बना है ना। फिर से इस क्वेश्चन को समझिए कि भारत के ट्रेन में ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एटीएम लगाने वाला पहला बैंक कौन सा बना है। ऑप्शन ए है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी है बैंक ऑफ बड़ौदा और ऑप्शन डी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है ना, मुंबई में एक पंचवटी एक्सप्रेस चलती है, मुंबई से पंचवटी एक्सप्रेस चलती है। उसी एक्सप्रेस में भारत के मतलब जो भी ट्रेन है, भारत में पहला ट्रेन में एटीएम लगाया गया है और किसके द्वारा लगाया है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा लगाया गया है। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि किस ट्रेन में लगाया गया है, पहला भारत का कौन सा ट्रेन है जिसमें एटीएम लगा है, तो आपको याद रखना है पंचवटी एक्सप्रेस। पंचवटी एक्सप्रेस है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ऑप्शन सी है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और डी में है केवल प्रोटॉन। तो देखिए किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है सवाकामी, ऑप्शन बी है महाकश्यप, ऑप्शन सी है वसुमित्र और ऑप्शन डी है अश्वघोष। तो देखिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में आप ये भी समझ लीजिए कि कब हुआ था, किसके शासन काल में हुआ था, कहाँ हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था वो 483 ईस्वी पूर्व, 483 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुआ था तो राजगृह में हुआ था। राजगृह में 483 ईस्वी पूर्व। और सप्तकर्णी गुफा है ना, राजगीर में जो सप्तकर्णी गुफा है इसी गुफा में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे और उस समय शासन किनका चल रहा था तो मगध क्षेत्र में शासन अजात शत्रु का था, है ना, अजात शत्रु का था। ये ध्यान में रखिएगा, है ना। अब समझिए कि प्रथम बौद्ध संगति जो है वो कहाँ हुआ था तो राजगृह में हुआ था। कब हुआ था तो 483 ईस्वी पूर्व राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। किसके शासन काल में हुआ था तो अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। तो इसका सही उत्तर ये होगा। आप देखते जाइएगा कि इस अभी तक 3 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन को पहले से जानते थे। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की और। हमारा अगला जो प्रश्न है विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला कौन सा देश है। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है कजाकिस्तान और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन करने वाला जो देश है वो कजाकिस्तान है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कजाकिस्तान। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होती है।
ऑप्शन ए है नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोज ऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से ना कार्बन मोनोऑक्साइड की मतलब उत्पत्ति होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो गैस का क्रिएशन हो जाता है। आप देखिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो 30 क्वेश्चन है उस 30 क्वेश्चन के सॉल्व करने के बाद आप खुद से अपनी ईमानदारी से आप कितने क्वेश्चन को जानते थे उसे वीडियो के लास्ट में देखने के बाद आप कमेंट जरूर करके बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे मीठी चीनी कौन सी होती है? ऑप्शन ए है फ्रक्टोज, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है माल्टोज और ऑप्शन डी है सुक्रोज। तो सबसे मीठी चीनी जो होती है वो फ्रुक्टोज होती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोज होगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, थाईलैंड में आए विनाशकारी भूकंप में मदद के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन के तहत राहत सामग्री भेजी है? देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 2025 में 28 मार्च को थाईलैंड और म्यांमार में भारी विनाशकारी भूकंप आया था। उसमें थाईलैंड को मदद करने के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन के तहत राहत सामग्री भेजी है? तो ऑप्शन ए है ऑपरेशन राहत, ऑप्शन बी है ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑप्शन सी है ऑपरेशन गंगा और ऑप्शन डी है ऑपरेशन मित्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत भारत सरकार ने थाईलैंड को मदद के लिए राहत सामग्री भेजी है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, मैडम कामा ने भारत के तिरंगा ध्वज को कहाँ फहराया था? ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी है आपका स्टुटगार्ट और ऑप्शन डी है जिनेवा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो स्टुटगार्ट जो होगा। यहाँ पे मैडम कामा जो थी वो भारतीय तिरंगा ध्वज को फहराई थी। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 148, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 342 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 155। तो भारत के संविधान में जो है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना अनुच्छेद 324 के अंतर्गत दिया गया है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है आपका विसरण, ऑप्शन बी है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी है अवशोषण और ऑप्शन डी है परासरण। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? फटाफट आप लोग भी सोचिए। इसका सही उत्तर होगा परासरण। देखिए अगर आपको यह सेशन अच्छा लगता है, क्वेश्चन और ज़्यादा मैं लाऊं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं जल्द ही कि अगर आप लोग का सहमति हो, आप लोग पसंद करते हो, तो मैं लाइव सेशन में प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा और नए नए प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। ऐसा नहीं कि किसी बुक का मैं उठाया और प्रैक्टिस सेट बना दिया, वैसा नहीं। मैं खुद से मतलब स्टडी करके और नए नए प्रैक्टिस सेटों को लाने की कोशिश करूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें लिख के ये चीज़ बताइएगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए है उषा मेहता, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है सुचेता कृपलानी और ऑप्शन डी है सरोजिनी नायडू। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई से रेडियो खुफिया रेडियो जो है वो प्रारंभ किया गया था और उसको उषा मेहता क्या कर रही थी? चला रही थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उषा मेहता। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किसे अनबूझा चूना कहते हैं? ऑप्शन ए है CaO, ऑप्शन बी है CaCO2, ऑप्शन सी है CaOH2,
और ऑप्शन डी जो है CaCl2 है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा अनबूझा चूना किसे कहते हैं, तो ये होता है आपका CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो अनबूझा चूना होता है। यह भी क्वेश्चन मैं अभी तक कितने एग्जाम में देख चुका हूं। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है दुर्गापुर स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए है पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है तीसरी पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी है चौथी पंचवर्षीय योजना। आप इसे फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है ना, यह पंचवर्षीय योजना किस पंचवर्षीय योजना, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1956 से लेकर जो 61 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ब्रिटेन के सहयोग से, किसके सहयोग से, तो ब्रिटेन के सहयोग से, याद रखिएगा ब्रिटेन के सहयोग से दूसरी पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर स्टील प्लांट का स्थापना किया गया था। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है एस्कॉर्बिक अम्ल, उसके बाद बी में है थाइमीन, ऑप्शन सी में है साइट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी में है टार्टरिक अम्ल। तो देखिए विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। ऑप्शन ए है विस्थापन, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी है बल और ऑप्शन डी है आयतन। तो देखिए सदिश राशि विस्थापन भी है, वेग भी है और बल भी है। आयतन जो है ना वो एक अदिश राशि है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है। ऑप्शन ए है विश्व बैंक, ऑप्शन बी है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके बाद सी में है एशियाई बैंक और ऑप्शन डी में है ब्रिक्स बैंक। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है ना वो IMF द्वारा जारी किया जाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसके द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है विधानसभा और ऑप्शन डी है विधान परिषद। तो देखिए राज्यसभा जो होता है ना, राज्यसभा के जो अस्थायी अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं आपके उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राज्यसभा होगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी रिंग फेंस की नीति किसने शुरुआत की थी, यानी रिंग फेंस की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने इसकी शुरुआत की थी। ऑप्शन ए है हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है हेनरी लॉरेंस और ऑप्शन डी है रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका जो सही उत्तर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वॉरेन हेस्टिंग्स जब 1772 ईस्वी में ये बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं तो उस समय इन्होंने सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति को लागू किया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। ऑप्शन ए है रामचंद्र देव, ऑप्शन बी है प्रताप रुद्र देव, ऑप्शन सी है मल्लिक काफूर और ऑप्शन डी है राणा रतन सिंह। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी पर यादव वंश का शासन चल रहा था और उसके जो उस समय शासक थे वो रामचंद्र देव थे। कौन थे, रामचंद्र देव के समय मल्लिक काफूर द्वारा अभियान किया जाता है और ये देवगिरी के क्षेत्र पर हमला करते हैं।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रामचंद्र देव। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? ऑप्शन ए है इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी है मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी है एसिटिक एसिड और ऑप्शन डी है क्लोरोफिल। तो इसका सही जो उत्तर होगा इथाइल अल्कोहल। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे से लेकर बीपीएससी के एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है ना। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है विशाखदत्त, ऑप्शन बी है कौटिल्य, ऑप्शन सी है बाणभट्ट और ऑप्शन डी है कल्हण। तो देखिए, मुद्रा राक्षस पुस्तक की जो रचना किया था वो विशाखदत्त ने किया था, है ना। और उसके बाद ये कौटिल्य अर्थशास्त्र से अर्थशास्त्र जो था उसका जो रचना किया था वो कौटिल्य ने किया था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, विंबलडन 2025 में पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता था? ऑप्शन ए है कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन बी है जैनिक सिनर, ऑप्शन सी है हमारा नोवाक जोकोविच और ऑप्शन डी है राफेल नडाल। तो विंबलडन 2025 में पुरुष वर्ग का एकल खिताब जैनिक सिनर ने जीता है। जैनिक सिनर कहाँ के हैं? तो ये इटली के टेनिस खिलाड़ी है। इटली के टेनिस खिलाड़ी जो है जैनिक सिनर, इन्होंने विंबलडन 2025 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अल नीनो गर्म जलधारा किस महासागर में बहती है? ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी में है उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी में है हिंद महासागर और ऑप्शन डी में है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो देखिए, अल नीनो जो गर्म जलधारा है ये प्रशांत महासागर में बहती है। कहाँ बहती है? प्रशांत महासागर में। इसका सही उत्तर प्रशांत महासागर होगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? ऑप्शन ए है भारत श्रीलंका, ऑप्शन बी है भारत ओमान, ऑप्शन सी है भारत वियतनाम और ऑप्शन डी है भारत नेपाल। तो सूर्य किरण युद्ध अभ्यास जो है ना, ये भारत नेपाल के बीच जो होता है, यह दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास है, भारत और नेपाल के बीच। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ होना है? ऑप्शन ए है दुबई, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 जो सितंबर 2025 में होना है, इसका जो आयोजन होगा वो दुबई में आयोजित किया जाएगा। दुबई और अबू धाबी दोनों में इसके मैच को आयोजित किया जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आंत्र ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है फेफड़ा, ऑप्शन बी है लीवर, ऑप्शन सी है हड्डी और ऑप्शन डी है आंत। तो देखिए, आंत्र ज्वर जो होता है ये मानव शरीर के आंत को प्रभावित करता है ना। किसको? आंत को प्रभावित करता है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 17 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 18। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार जो अस्पृश्यता है इसको समाप्त किया गया है और ये अनुच्छेद 17 के द्वारा इसको समाप्त किया गया है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ऑप्शन ए है ध्वनि का आयाम, ऑप्शन बी है ध्वनि की आवृत्ति, ऑप्शन सी है ध्वनि का वेग और ऑप्शन डी है ध्वनि का द्रव्यमान। तो देखिए, ध्वनि की तीक्ष्णता जो होती है वो ध्वनि के फ्रीक्वेंसी यानी ध्वनि की आवृत्ति पर यह निर्धारित की जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्वनि की आवृत्ति।
उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? ये ऑप्शन आपका यहाँ पे है, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर। तो देखिए सर्वप्रथम जो है ना ये आपके हमारे जो औरंगजेब जो था, मुगल शासक औरंगजेब जो था, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। कब किया था? तो 1686 ईस्वी में। 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। उसके बाद हम चलते हैं अपने आज के अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? ऑप्शन ए है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी है पूर्वी चंपारण, ऑप्शन सी है कैमूर और ऑप्शन डी है गोपालगंज। तो देखिए वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य जो है ना, वाल्मीकि अभ्यारण्य जो है वो आपका पश्चिमी चंपारण यानी बेतिया जिला में यह स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था हमारा आपका 30 क्वेश्चन का ये सीरीज था, सीरीज 1 था। अगर आपको ऐसे सीरीज पसंद आते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एग्ज़ाम तक मैं ऐसे कम से कम 50 सीरीज को लेके ज़रूर आऊँगा, जिसमें आप बहुत से बहुत क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो बनाने में मैं अकेले बहुत मेहनत करता हूं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को कम से कम सब्सक्राइब और लाइक करना ज़रूर ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।